प्रभात बच्चों, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको लिए। मैं गौतम पाठक आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्लास 9 और 10 के लिए वाच पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, वाच मीन्स होता है वॉइस। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वॉइस के बारे में, तो जो इंग्लिश में पढ़े हैं वही आपको हिंदी में पढ़ना है, उसका रूपांतर। आज हम वॉइस पर चर्चा करेंगे। वॉइस क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाच का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच अथवा वॉइस का अर्थ होता है बोलने का विषय, सब्जेक्ट ऑफ स्पीकिंग। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि इसका मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच कहते हैं। एक बार और, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि इसका मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, आप लोग जानते हैं किसी भी क्रिया को उपभोग करता है कर्ता को हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर, डूअर और सब्जेक्ट। जैसे मैं फल खाता हूं, यानी फल खाने का काम कौन कर रहा है? मैं अर्थात आई, अर्थात अन्य पुरुष। यानी फल खाने का काम, फल एक वस्तु है, एक चीज है जिसको खाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। और खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। फल क्या हो गया? आपका ये कर्म हो गया। तो इसी तरह से यानी क्रिया का भोगने वाला, उपभोग करने वाला होता है कर्ता। तो वाच्य में हमको पढ़ना है कि बोलने का विषय यानी जो सब्जेक्ट है वह किसका है? कर्ता हो, कर्म है अथवा भाव। ये आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल में लिया, राम पत्र लिखता। राम क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। क्यों कर्ता हो गया? क्योंकि पत्र लिखने का काम राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया, क्योंकि पत्र को लिखता है। राम लिखता है, क्या लिखता है? तो पत्र को लिखता है, तो पत्र क्या हो गया? कर्म। और लिखना, पढ़ना, ये सब आप लोग जानते हैं क्रिया है, मुख्य क्रिया हो गया। मुख्य क्रिया हो गया आपका लिखता। तो यह आपका वाच्य। वाच्य में है कि तीनों प्रकार से हो सकते हैं। इसका जो विषय जो है, जो सब्जेक्ट है, वो कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है अथवा उसका भाव हो सकता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि वाच के दो भेद होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बोलते हैं हम कर्तृवाच, और पैसिव वॉइस में बोलते हैं हम लोग कर्मवाच। लेकिन आपको हिंदी में एक अतिरिक्त वॉइस पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। हिंदी में वाच के 3 भेद होते हैं और इंग्लिश में वाच के 2 भेद होते हैं। इंग्लिश में वाच के 2 भेद, एक एक्टिव वॉइस, इट मीन्स कर्तृवाच, पैसिव वॉइस, इट मीन्स कर्मवाच। लेकिन हिंदी में 3 वॉइस होते हैं। 2 वॉइस के अतिरिक्त, 2 वाच के अतिरिक्त एक और हमको एक्स्ट्रा वाच पढ़ना पड़ता है, उसे बोलते हैं भाववाच। तो हिंदी में वाच के पहला भेद का नाम है कर्तृवाच, दूसरा का नाम है कर्मवाच, और तीसरा एक अतिरिक्त वाच पढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाववाच। इसको इंग्लिश में इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमें हिंदी में पढ़ना पड़ता है। अब आइए कि कर्तृवाच क्या है? कर्तृवाच किसे कहते हैं? वाच के पहला भेद जो कर्तृवाच है, जिसको एक्टिव वॉइस आप लोग जानते हैं, वो है क्या वास्तव में? उसे किसे कहते हैं? तो कर्तृवाच, जैसा कि कर्तृवाच इसका नाम है, कर्तृ होता है करने वाला, यानी इसका मुख्य विषय क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, कर्ता। यानी क्रिया को ऑल इन ऑल भोगने वाला होता है कर्ता। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? कर्तृवाच का डिफिनेशन होगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य विषय केवल कर्ता होता है,
उसे हम कर्तृवाचक कहते हैं। एक बार और ध्यान परिभाषा की ओर जाएंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि इसका मुख्य विषय केवल कर्ता है, उसे हम कर्तृवाचक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। उदाहरण के लिए लीजिए, राम पत्र लिखता है, कर्तृवाचक उदाहरण। तो राम क्या होता है? कौन पत्र लिखता है? कर्ता का जो क्वेश्चन डिराइव होता है वो कौन आता है? कौन पत्र लिखता है? राम बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है? राम पत्र लिखता है। गौरव गीत गाता है, कौन गीत गाता है? सीता गीत गाती है, कौन गीत गाती है? तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन डिराइव होता है वो आता है आपका सब्जेक्ट में कौन। तो यहां पर पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि राम पत्र लिखता है, यानी लिखने का काम जो है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। पत्र क्या हो गया यहाँ पर? सकर्मक। और लिखता है क्या हो गया? प्रमुख क्रिया। और राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी पूर्ण रूप से पत्र लिखने का काम राम के द्वारा संपन्न हो रहा था, क्रिया को सिर्फ राम भोग रहा है। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका कर्तृवाचक हो जाएगा, यानी कर्ता में प्रधान होगा। दूसरा मैंने उदाहरण लिया, गीता किताब पढ़ी। किसने किताब पढ़ी? गीता पढ़ी। तो गीता क्या? किताब पढ़ने का काम कौन कर रही है? गीता कर रही है। तो गीता क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक। किताब क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाएगा। अब पढ़ी क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आप लोग जानते होंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया कहते हैं जो कर्म के साथ रहता है, और अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो कर्म के बिना नहीं, और कर्म मीन्स कर्म, जो बिना कर्म के रहता है उसे हम अकर्मक, और जो कर्म के साथ रहता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया जैसे राम पत्र लिखता, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया राम लिखता, इसमें कर्म है ही नहीं। तो इस तरह से कर्तृवाचक में सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हुए सेंटेंस का प्रयोग होता है। इस राम पत्र लिखता है, और इसको और लिख सकते हैं राम लिखता है। क्या लिखता है वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग होता है आपको कर्तृवाचक। तो यहां तक आप लोग को समझ में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए कि कर्तृवाचक क्या है, इसमें कौन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हम वाच्य के दूसरे भेद की ओर बढ़ेंगे। वाच्य के दूसरे भेद का नाम है कर्मवाच्य, जिसको इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, कर्मवाच्य क्या है? तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन परिभाषा की ओर जाएंगे। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य विषय केवल कर्म होता है। क्रिया का मुख्य विषय यानी क्रिया का जो कर्ता होता है वह कर्म होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि इसका मुख्य विषय कर्म होता है, क्रिया का जो विषय होता है कर्म होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। इसमें एक और ध्यान देना है, हमें ध्यान देना होगा कि इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग है, यानी इसमें कर्म को डालना अनिवार्य है। बिना कर्म के आपका पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। जब तक इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे तब तक आपका कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा हम लेंगे, कर्मवाच्य का उदाहरण लेंगे। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। एक बताओ, कर्मवाच्य को बनाते समय इसकी पहचान के कुछ ट्रिक हैं, उस ट्रिक को आपको बता देता हूं। इसमें से के द्वारा, से भी इंडिकेशन रहता है और के द्वारा भी इंडिकेशन रहता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें जो है कहने का मतलब है कि इसमें राम तो करता है ही, लेकिन इसमें पत्र को भी क्या कर्ता का स्थान दे दिया है, यानी लिखने का काम राम ही करेगा, लेकिन राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी इसका मुख्य विषय क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, गीता के द्वारा किताब पढ़ा गया। किसके द्वारा किताब पढ़ा गया, गीता के द्वारा, यानी बाय मीन्स मीडियम कर रहा है, से के द्वारा या द्वारा के द्वारा इंगित किया जाता है आपको कर्मवाच्य। इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था, कर्तृवाच्य में राम पत्र लिखता है,
और कर्मवाचक में क्या हो जाएगा, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा था, गीता किताब पढ़ी, कर्मवाचक कर्तृवाचक में, और कर्मवाचक में क्या बनेगा, गीता के द्वारा किताब पढ़ा। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है आपका कर्मवाचक। अब मैं तीसरे भेद की ओर बढ़ता हूं। तीसरे भेद का नाम है आपका भाववाचक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। व्हाट इज इम्पर्सनल वॉइस? हमें इम्पर्सनल वॉइस को इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में नहीं पढ़ना, बट हिंदी व्याकरण में हमें भाववाचक के बारे में इम्पर्सनल वॉइस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले परिभाषा कि भाववाचक क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य विषय कर्ता ना होकर के, कर्म ना होकर के केवल भाव पर प्रधान होता है, यानी सेंटिमेंटल जो भाव उत्पन्न होते हैं, सेंटिमेंटल थिंग जो उत्पन्न होते हैं, उसे हम भाववाचक कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका मुख्य विषय, मेन हेडलाइंस कर्ता ना होकर के, कर्म ना होकर के केवल भाव पर प्रधान होता है, उसे हम भाववाचक अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। इसमें एक बात और ध्यान देना है कि इसमें अकर्मक क्रिया का, केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण लेंगे, राम से पत्र लिखा जाता है। इसमें समर्थता और भावना में क्या होता है? भावना का होता है समर्थता, कैपेसिटी और इनकैपेसिटी दोनों, समर्थता और असमर्थता दोनों का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, मुंह से चला जाता है, मुंह से खाया जाता है, बच्चों से हल्ला किया जाता है, लोगों से पिटवाया जाता है, उन लोगों को मिलाया जाता है, ये सब सारे वाई जो है, जाता है, ये क्रिया जो मुख्य क्रिया है, इसका इंडिकेशन है, यानी मुंह से चला जाता है, यानी क्या है, इसे भाव बता रहा है, मुंह से चला जाता है। अच्छा, दूसरी बात इस बात को है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, पॉजिटिव तो मुंह से चला जाता है और नेगेटिव बनेगा इसका नकारात्मक जो वाक्य होंगे, मुंह से चला नहीं जाता, तो मुंह से चला जाता है सकारात्मक वाक्य अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस, और मुंह से चला नहीं जाता नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों का भाव उत्पन्न करता है आपको भाववाचक, समर्थता और असमर्थता। जैसे सौरभ से चला जाता है सकारात्मक वाक्य, सौरभ से नहीं चला जाता है नकारात्मक, मुंह से बोला नहीं जाता नकारात्मक वाक्य, असमर्थता का भाव उत्पन्न हो रहा है, मुंह से बोला जाता सकारात्मक वाक्य, समर्थता का बोध हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी क्या है कि इसमें समर्थता और असमर्थता का भाव उत्पन्न होता है, केवल भावना प्रधान होती है आपको भाववाचक, इसीलिए इसका नाम रखा गया है भाववाचक। इसका जो मेन विषय होगा, मेन हेडलाइन होगा, वो कर्ता आकर नहीं होगा, सिर्फ उसकी भावना का पता चलता है। सेंटेंस को आपको पढ़ने से मुझसे खेला नहीं जाता, बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, इस भावना को देकर के आप कैच कर सकते हैं कि यह भाववाचक का उदाहरण है। इसमें एक और पहचानने का नियम है कि से, इसके द्वारा से पहचान सकते हैं कि यह भाववाचक का उदाहरण है। जैसे गीता से किताब पढ़ा गया, से लग गया, कर्मवाचक में क्या था, के द्वारा, इसमें क्या लग गया, से लग गया, राम से पत्र लिखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वाचक का परिभाषा, वाचक के भेद, वाचक की पहचान, इस सारे चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको गृह कार्य यहाँ पे दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको बना करके घर से क्लियर करें।